इस वीडियो में हम इम्पल्स के हवाले से बात करेंगे और इम्पल्स के हवाले से जितनी भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो करेंगे। और साथ में ख़ास बात ये होगी इस वीडियो की कि इसमें हम इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम में जो फ़र्क है और जितने कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर करवाएंगे। तो इम्पल्स को शुरू करते हैं, लेकिन इम्पल्स में जाने से पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि वो भी इसके साथ ही रिलेटेड है। तो उससे भी पहले ज़रा मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, या इसे हम अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी भी कह सकते हैं। तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ को हम लिखेंगे मोमेंटम की टर्म्स में। न्यूटन सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है कि फोर्स प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन को डेल्टा वी और डेल्टा टी लिखूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। और डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी, या अगर हम मास को मल्टीप्लाई करें तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। और यहाँ पे अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ चेंज हुई है, तो मतलब उसका मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा वेलोसिटी की वजह से। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम और इसे इनिशियल मोमेंटम, यानी कि ये होगा फाइनल मोमेंटम और ये वाला इनिशियल मोमेंटम ओवर डेल्टा टी, या ये हो जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। So finally we have force equals to डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी। अब हमने न्यूटन सेकेंड लॉ को मोमेंटम के टर्म्स में लिख लिया। यहाँ पे हम फोर्स को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज़ एक्चुअली द चेंज इन मोमेंटम दैट ऑकर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, ऐसे भी फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। डेल्टा पी को लिखेंगे एफ इंटू डेल्टा टी और इस इक्वेशन को यहीं पे ही छोड़ दो फिलहाल। अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स को पहले डिफाइन करेंगे कि इम्पल्स है क्या चीज़। इम्पल्स पहली डेफिनेशन इसकी कि द प्रोडक्ट ऑफ force and time interval is called impulse। और दूसरी डेफिनेशन के यहाँ पे लिखता हूँ कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स कौन सा फोर्स, दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, तो इसे हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। और ये बेहतर डेफिनेशन है इम्पल्स के लिए, इसे थोड़ी देर बाद भी एक्सप्लेन करेंगे, फ़िलहाल इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे अगर हम पहली डेफिनेशन के मुताबिक इम्पल्स को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इम्पल्स क्या होगा, फोर्स और टाइम इंटरवल यानी कि डेल्टा टी का प्रोडक्ट। और इसके लिए जो सिंबल होता है वो कैपिटल जी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड, ये सारी चीज़ें खुद करो। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो इम्पल्स के लिए इक्वेशन है और जो चेंज इन मोमेंटम के लिए इक्वेशन है, ये दोनों सेम है। तो इसमें फ़र्क क्या है फिर? तो डिफरेंस में जाने से पहले ज़रा सिर्फ इसको ग्राफिकली शो करते हैं, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो देखते हैं। तो ग्राफिकली क्या होता है, इम्पल्स फोर्स और टाइम के ग्राफ में यहाँ पे फोर्स
डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, इस ग्राफ में जो एरिया अंडर ग्राफ होगा, अगर ये कोई ग्राफ बनता है फोर्स का टाइम के साथ, ये जो एरिया अंडर ग्राफ होगा ये इम्पल्स, क्योंकि किसी भी ग्राफ में जब हम y एक्सिस और x एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एरिया अंडर ग्राफ आता है, और यहाँ पे y एक्सिस को x एक्सिस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इम्पल्स है, यानी कि एरिया अंडर ग्राफ इज इम्पल्स। जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्प्लेसमेंट को हम देखें तो वो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया अंडर ग्राफ है वो इम्पल्स। अब यहाँ पे चूंकि फोर्स वेरिएबल है, जैसे कि ग्राफ में देख सकते हो, तो अगर फोर्स वेरिएबल है उसके लिए हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे फोर्स के लिए। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी एवरेज की। तो ये जो एरिया रेक्टेंगल का आएगा वो अप्रोक्सीमेटली जो ये वेरिएबल फोर्स का की वजह से जो यहाँ पे ग्राफ का एरिया आएगा, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे एफ एवरेज लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? जब फोर्स वेरिएबल होगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो तब इसको सिंपली एफ लिख सकते हो, क्योंकि तब फोर्स की एक ही वैल्यू होगी। अगर वेरिएबल है तो तब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे जो कि एक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हुआ इसका ग्राफ, और इम्पल्स क्या है? एवरेज फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। आगे हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अब कन्फ्यूजन क्या होती है इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम में, कि पहले तो आपने शायद सुना होगा, किसी से सुना होगा कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम सेम है, बस सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है। चाहे इम्पल्स को यूज़ करो या चेंज इन मोमेंटम को यूज़ करो, शायद आपने पहले ये सुना हो, या आपने शायद सुना हो कि इम्पल्स भी चेंज इन मोमेंटम ही है। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, लेकिन तब जब फोर्स एक्ट करे स्मॉल टाइम इंटरवल में। ठीक है, बट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, शायद आपने ये सुना हो कि इन दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का है कि जब हम फोर्स को स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं तब उसे हम इम्पल्स कहेंगे, और अगर जो टाइम इंटरवल है वो लार्ज है तब उसे हम चेंज इन मोमेंटम कहेंगे। तीसरा, शायद आपने सुना हो कि इम्पल्स वो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन वो वाला दैट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की वजह से अगर मोमेंटम में चेंज आए तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। शायद आपने ये सुना हो, क्योंकि इम्पल्स क्या मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। यहाँ पे मोमेंटम में मास की वजह से भी चेंज आ सकता है, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन में, और वेलोसिटी की वजह से भी चेंज आ सकता है। जैसे कि नॉर्मली एक कार अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई तो मोमेंटम में चेंज आया। तो मोमेंटम का अगर वेलोसिटी में, यानी कि चेंज वेलोसिटी की वजह से अगर चेंज आता है तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। शायद आपने ये सुना हो इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर हम सेम की बात करें तो इम्पल्स और मोमेंटम हाँ थोड़े बहुत सेम है, क्योंकि इन दोनों की जो इक्वेशंस है वो सेम है। इम्पल्स क्या है? F इंटू डेल्टा टी, और चेंज इन मोमेंटम क्या है? F इंटू डेल्टा टी। अगर हम इसकी बात करें कि इम्पल्स इज़ डेल्टा पी बट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, तो ये बात भी थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि असल में जो इम्पल्स का वर्ड हम यूज़ करते हैं वो तब करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस जब कोल्यूजन्स की हम बात करें। ठीक है, कोल्यूजन्स की तो वो स्मॉल टाइम इंटरवल में ही होती है, जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि फॉर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ी बहुत ठीक है कि स्मॉल टाइम इंटरवल मोस्ट ऑफ द केसेस यही होगा। तीसरा कि इम्पल्स इज डेल्टा पी दैट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर चेंज इन मोमेंटम हो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। ये बात भी थोड़ी बहुत ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस मैं क्लियर करा दूँ, उसके बाद फिर कंफ्यूज नहीं होना। वो क्या है
कि अगर हम डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी को देखें, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का वो चेंज इन मोमेंटम है और जो राइट हैंड साइड है वो इम्पल्स है। अब यहाँ से समझो इसका क्या मतलब कि ये इम्पल्स है, ये चेंज इन मोमेंटम है। देखो, चेंज इन मोमेंटम की हम तब बात करेंगे जब हमारा ताल्लुक सिर्फ मोमेंटम के साथ हो, यानी कि अगर हम फाइनल मोमेंटम पी एफ और पी आई के साथ डील करें, इसकी बात करें, ठीक है, पी एफ एंड पी आई के साथ डील करें, यानी कि किसी बॉडी में कितना चेंज इन मोमेंटम आए, अगर हम सिर्फ वो देखना चाहें तो हम डेल्टा पी की बात करेंगे। लेकिन अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स की वजह से इफ़ेक्ट को देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स अगर हम देखेंगे किसी बॉडी पे, ठीक है, किसी टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे, तब हम इम्पल्स को यूज़ करेंगे। और अगर हम सिर्फ चेंज इन मोमेंटम को किसी बॉडी में, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को देखेंगे कि कितना चेंज इन मोमेंटम आया, तब चेंज इन मोमेंटम को यूज़ करेंगे। और अगर इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को हमने देखना हो कि किसी बॉडी पे फोर्स का कैसे इफ़ेक्ट हुआ, कितना इफ़ेक्ट हुआ, तब हम चेंज इन मोमेंटम की जगह इम्पल्स को यूज़ करेंगे। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि J इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। शायद आपको ये जो कन्फ्यूजन है, जो डिफरेंस है, वो क्लियर हो गया हो। इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे चूँकि इम्पल्स क्या है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ लार्ज फोर्स acts for small time, it has the same effect as that of a small force which acts for long time। अब यहाँ पे समझो, देखो इम्पल्स क्या है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। अगर हम फोर्स को ज़्यादा लें और टाइम को कम लें, इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। किसके साथ सेम होगा कि जब हम फोर्स को कम लें और टाइम को ज़्यादा लें, फोर्स को कम लें और टाइम को ज़्यादा लें। यहाँ पे टाइम को मैंने क्या कर दिया है इसका, ये, जैसे कि अगर हम बात करें क्रिकेट की, वहाँ पे जब एक बैट्समैन ज़्यादा फोर्स लगाता है बॉल पे, ठीक है, बैट के साथ उसको हिट करता है, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाता है स्मॉल टाइम के लिए, उससे जो यानी कि चेंज इन मोमेंटम आएगा बॉल में, वो सेम होगा किसके साथ कि जब वही बैट्समैन बॉल पे यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाए लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए लगाए, उसका जो इफ़ेक्ट होगा और जो पहले ज़्यादा फोर्स का था, ये दोनों सेम होंगे। और इसे टाइमिंग शॉट कहा जाता है कि थोड़ा सा फोर्स बैट्समैन लगाता है ज़्यादा टाइम के लिए और वहाँ से फिर उतना ही इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है, उतना ही चेंज इन मोमेंटम आ जाता है जितना कि पहले आया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हम अगर बॉल को कैच करते हैं, अगर हाथों को पीछे नहीं लेके जाते और बॉल आती है सीधा आपके हाथ के साथ टकराती है, आप बैकवर्ड उसको हाथों को मूव नहीं कराते, तो जो फोर्स का इम्पैक्ट होगा हाथों के साथ वो ज़्यादा होगा। और अगर आप पीछे लेके जाते हैं तो तब इम्पैक्ट कम होता है। वो क्यों? क्योंकि हमने तो बॉल में चेंज इन मोमेंटम ही कराना है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ही कराना है। वो कितना होगा? जितना इनिशियल मोमेंटम उस बॉल का होगा और फाइनल उसका ज़ीरो हमने कराना है, ठीक है। अगर हम हाथों को पीछे लेके जाते हैं तो हम थोड़ा सा टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ करते हैं, और जब टाइम इंटरवल इंक्रीज़ करता है तो जो फोर्स होता है वो डिक्रीज़ करेगा, और फोर्स के डिक्रीज़ करने से जो हमारे हाथों पे बॉल का इम्पैक्ट होगा, फोर्स की वजह से इम्पैक्ट होगा, वो कम हो जाएगा। इसी वजह से हम टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ करते हैं।
और अगर हाथों को पीछे लेके नहीं जाते तो टाइम इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा और फिर फोर्स ज़्यादा लगेगा, फिर चोट भी लग सकती है। अब इसके और भी ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक गाड़ी अगर किसी दीवार के साथ टकराती है और अगर हम उसके लिए कोई फोम रख दें सामने, उसके साथ टकराती है तो दोनों में फ़र्क होगा, ठीक है। एक के साथ टकराने के बाद यानी कि दीवार के साथ टकराने के बाद गाड़ी टूट जाएगी और फोम के साथ अगर टकराए तो शायद ना टूटे। अब उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। कैसे कम होता है, क्योंकि हम टाइम को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो आप ख़ुद भी ढूंढो एग्जांपल्स और उनको खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।